किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का हमारा ये कार्यक्रम बेहद ही खास है क्योंकि इसमें हम मोटे अनाज से संबंधित कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं, मिलवाने वाले हैं हमारे सफल किसान से और फिर आपको सरकार की कुछ अनूठी पहल के बारे में भी जागरूक करेंगे। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। किसान भाइयों बहनों, मोटे अनाज को हमारे देश में अब बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों का यानी कि आप लोगों का रुझान भी अब इसकी खेती की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बता दें कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। किस तरह के प्रयास हो रहे हैं हर क्षेत्र में, आइए इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला जी। दिखा देते हैं आपको। बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला जी हैं, जो वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। देखिए, भारत सरकार जो है लगातार, या यूं कहें हमारे प्रधानमंत्री जी, मोटे अनाज को लेकर पूरे विश्व भर में उसे बहुत आगे लेके जाना है, इस पर काम कर रहे हैं। और आज हम सर से यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से मिलेट्स जो है लोहा बनवाने वाला है पूरे हिंदुस्तान में, किस तरह से हम इसे आगे लेकर जाएंगे। सर बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार राधिका जी। सर, मोटा अनाज, देखिए मिलेट्स को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 2023 के वर्ष के नाम इसे घोषित कर दिया। अब 2023 ज्यादा दूर नहीं है, आप देखेंगे तो बिल्कुल पास है, बिल्कुल करीब है। लेकिन भारत की कितनी भूमिका है 2023 और मोटे अनाज के दौर पर? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मेरे सामने रखा है। ये मिलेट ईयर की जो घोषणा हुई है ना, उसमें सबसे अहम रोल ही भारत का है। मैं तो कहूँगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण ही मिलेट ईयर की घोषणा हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को एक प्रकार से यूनो ने स्वीकार किया। विश्व के देशों ने उनको मान्यता दिया और 2023 के साल को मिलेट ईयर के रूप में उसको मनाने का संकल्प पूरी दुनिया ने कर लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की और सौभाग्य की बात है। तो सबसे जरूरी हो जाता है कि पशुओं के बिना प्राकृतिक खेती आसान नहीं है, तो पशु सबसे पहले होते हैं। तो इस बार हमने देखा कि लंपी वायरस, ये बीमारी हमारे किसानों को बड़ी परेशान कर रही थी। क्या सरकार का इस तरफ ध्यान है? किस तरह से आप काम कर रहे हैं? लंपी वायरस के चिन्ह दिखने में आते हैं तो सबसे पहले इनको क्वारंटाइन कर देना चाहिए और क्वारंटाइन कर देना चाहिए और फिर उसको चराने के लिए भी घुमाना नहीं है। फिर उसको वहीं ही उसको चारा पानी देते रहना चाहिए और उसको कोई वहाँ बाहर से न जाए। दूसरा, उनकी सारवार करने वाले जो लोग हैं उनको भी थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, वो भी अपना थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन करे। उनको भी तो एक समझो कि किसी ने एक दिन 2 दिन लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं की सारवार की है तो उनको खुद को भी 1-2 दिन क्वारंटाइन होना चाहिए, ताकि वो तुरंत ही दूसरे विस्तार में जाके काम ना करे, वरना उनके साथ भी उनके वायरस को जाने की संभावना होती है। तो इसको क्वारंटाइन करना एक बात थी जिनको होता है, तो बाकी जो पशु हैं उनको फैलाव से बचाव किया जा सकता है। दूसरा, हमारे पास गॉट पॉक्स करके एक वैक्सीन है, वो पूर्ति मात्रा में अवेलेबल है, जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल अब है। छोटे स्तर पर जो हमारे पशुपालक हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए किस तरह की तैयारियां आपकी सरकार की है? हमारा विभाग की ओर से छोटे पशुपालकों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है, जिसके चलते वो ब्रीडिंग फार्म बना सकते हैं
और छोटे पशुपालक होने के बावजूद भी वो अपने जिस ब्रीड में उनको रुचि हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, किसी भी में, वो हमारी एंटरप्रेन्योर स्कीम लागू का इनका लाभ ले सकता है। उसमें सब्सिडी भी है और लोन के भी प्रावधान है, तो इसके ज़रिए वो अपनी ताकत बढ़ाने का काम कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पशुपालन विभाग में जो काम हुआ है, वो आज़ादी के बाद मैं मानता हूँ कि भारत के पशुपालन क्षेत्र को और पशुपालकों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो है मोबाइल वेटरनरी यूनिट। हमारे लिए तो एम्बुलेंसें थी, आदमियों के लिए थी, मगर दूर दरार के गांव में पशु इनका बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ लेके जाए। बीमार पशु को तो मूवमेंट कराना ही मुश्किल होता है, और जितनी फैसिलिटी हम मानव हॉस्पिटलों की है उतनी फैसिलिटी वेटरनरी हॉस्पिटलों की नहीं है। सो वहाँ पशु को लाना दिक्कत है, और इन समस्या के प्रति किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। मैं करोड़ों पशुपालकों की ओर से और करोड़ों पशुओं की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मोबाइल वेटरनरी यूनिट प्रत्येक राज्य को भारत सरकार के पैसे से देने का निर्णय लिया। 100% ग्रांट देकर मोबाइल वेटरनरी यूनिट हम प्रत्येक राज्य को दे रहे हैं। 6000 से ज़्यादा मोबाइल वाहन हमने मंजूर कर दिए हैं। तो मोटा अनाज हर लिहाज से फायदेमंद है। बात अच्छी सेहत की करें या फिर अच्छी आमदनी की, मोटा अनाज हमें कई तरह के लाभ दिलवा सकता है। इसी के साथ बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द ही होंगे हाजिर। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी
किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारी सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर नजर डालने का। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल उद्यमी से जिनका नाम है कमल। जी हाँ, इन्होंने कमाल करके दिखाया है और सफलता हासिल की है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए इन्होंने कृषि जगत में अपना नाम कमाया है, आइए इनसे जानते हैं। पढ़ा लिखा इंसान जब किसी काम को करता है तो उसका नक्शा ही बदल देता है। कमल ने फार्मेसी की पढ़ाई की है, लेकिन कुछ और करने के बजाय उन्होंने खेती को चुना। वो कोई पुश्तैनी किसान नहीं है, बल्कि खेती की शुरुआत उनके पिता ने ही की थी। 1999 में जब कमल ने खेती में कदम रखा तो पिता के पास 30 एकड़ जमीन हो चुकी थी। शुरुआत में उन्होंने गेहूं, कपास और सरसों जैसी प्रचलित फसलें बोई, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आता था। तब उन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का रुख किया। पहले की जो किसानी कर रहे थे हम, तो वो उसमें सब्जियां और आलू वगैरह का ज़्यादा योगदान था, लेकिन अब हमने एबिक से जुड़ के और HEU से प्रेरणा स्रोत प्राप्त करके अब मछली पालन के ऊपर खेती कर रहे हैं, जो कि हमारा एक नया स्टार्टअप है। और उसमें हम मत्स्य उत्पादन के साथ साथ बीज उत्पादन का भी साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आगे का नेक्स्ट जो प्लानिंग है, इसमें हमने अच्छी ब्रीड का बीज उत्पादन करने का लक्ष्य आधार पे रखा है, जिससे कि हमारे को जो हमारे नज़दीक लगते फार्मर हैं या जो भी हमारे नज़दीक लगते नए प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक किसान हैं, वो हमारे साथ संपर्क में आएँ और हमारे साथ चल कर के आगे अच्छे किसान बने और उनकी प्रेरणा स्रोत बने हम, तो उनके आय का उत्पादन भी बढ़े। और मैंने इसके लिए HEU में एबिक सेंटर से प्रशिक्षण लिया है, जो कि हमें समय समय पर गाइड कर रहे हैं और हमें इसकी जानकारी देते हैं। उसमें साथ रहकर हमारे जितने और प्रशिक्षण ले रहे बाकी सदस्य थे, जो कि विभिन्न स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे थे, उनको HEU की तरफ से तकनीकी ज्ञान एवं आर्थिक सहायता भी मिली है। आमदनी बढ़ी तो कमल के मन में और भी कुछ करने का विचार आया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मदद से उन्होंने स्टार्टअप की स्थापना की। इस स्टार्टअप के अंतर्गत उन्होंने मछली पालन शुरू किया। और अब आगे का जो हमारा प्रपोजल है, इसमें नर्सरी का प्रपोजल है, जिसके लिए कि हम ट्रेनिंग के लिए भी इच्छुक हैं और जैसे मिल भी रही है हमारे को। और आगे किसी अच्छे सीफा से, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है फिशिंग का, वहाँ से ट्रेनिंग के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। मैं एबिक की वहाँ से आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे और आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी उसके लिए, और आप इसके लिए आगे कार्यरत रहें। पीछे के कोविड के कारण कुछ हालात ऐसे होने के कारण हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि आना जाना नहीं हो पाया था उससे। तो अब इसके लिए हम सब जगह पे संपर्क कर रहे हैं और आगे हमारा लक्ष्य यही है कि अच्छे ब्रीड तैयार करके अपने बाकी के जो मत्स्य उत्पादक किसान हैं उनकी सहायता भी की जाए, और इसके साथ साथ उनका जो बीज का क्वालिटी है वो भी सुधार करके उनको एक फ्रेश बीज और एक अच्छा उत्पादन दिया जाए। क्योंकि अब तक तो कलकत्ता से ही बीज आता था या दूर दराज से आया जाता था, जिसमें कि उनको वाहन का भी खर्चा पड़ता था और मछली का अच्छा बीज भी नहीं मिल पाता था, उनमें चीटिंग भी हो जाती थी उनके साथ। और यहाँ से बीज लेने में उनको एक तो नज़दीक की नज़दीक है और उसमें रोग रहित और बिना मोर्टेलिटी के उनको बीज प्राप्त होगा। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे उन किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। सरकार किसानों के साथ खड़ी है और कुछ नया कर गुजरने का जज्बा रखने वाले किसानों को आर्थिक सहायता भी दे रही है। मछली पालन को ही ले लीजिए, सरकार तालाब खुदवाने के लिए भी पैसा दे रही है और बीज उत्पादन के लिए भी। पिछले 2 वर्षों में हम 101 हमारे स्टार्टअप्स को
यहाँ पे प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिनमें से एक आज हमारे समक्ष अब आप सबके सामने जुड़े भी हैं, कोमल आहूजा जी। तो कोमल जी हमारे बरवाला क्षेत्र से हिसार डिस्ट्रिक्ट के हमारे स्टार्टअप हैं, जिन्होंने अपना एक बिज़नेस आइडिया हमारे पास लेकर आए थे कि वो मत्स्य पालन में कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो उनकी जो तकनीकी ज्ञान में जो प्रशिक्षण जितनी चाहिए थी, तो वो हमने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से और हमारे जो उनमें बिज़नेस की उनको जो इम्पोर्टेंस, नॉलेज, मार्केटिंग कैसे की जाए, रिसर्च डेवलपमेंट में जो हेल्प है, तो यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण जितना भी है वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से हमने उनको दिया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि उनकी तकनीक में ये है कि उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन करके ना सिर्फ इस व्यवसाय को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में खड़ा किया है, और दूसरे किसानों को भी वो अपने मत्स्य पालन की प्रशिक्षण प्रदान करते रहते हैं, जिससे दूसरे किसानों को वो प्रेरित भी करते रहते हैं। और जैसे कि वो अपने सीडलिंग्स भी उनको देते हैं। तो एक किसान भाई को जो कि मत्स्य पालन में अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, तो वो उनको पूरा का पूरा प्रशिक्षण देके ये सुनिश्चित करते हैं कि वो उस व्यापार को फलीभूत रूप से शुरू कर सके। और ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप्स की हमने तकनीकी और व्यवसायी रूप पे मदद की है। और हम आप सब किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी भी किसान भाई के पास जो कि एक नया आइडिया, नवीन विचार पे जो काम करना चाहते हैं, वो हमारे विश्वविद्यालय में आप सबका स्वागत है जी। कमल अब दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। सभी किसानों से उनका यही कहना है कि चुनिंदा फसलों पर निर्भर ना रहें, बल्कि अगर अच्छी आमदनी चाहते हैं तो अलग अलग तरह की फसलें बोएं और मिश्रित खेती अपनाएं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इस सेगमेंट में आज बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक ऐसा कार्ड जो हमारे किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाता है। जी हाँ, किस तरह से आप ये कार्ड बनवा सकते हैं, किस तरह से आपको इससे मदद मिल सकती है, जानकारी देते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है।
इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं वो आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए और, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishiddarshan@gmail.com। इसी के साथ बता दें आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।